प्यारे बच्चों, क्लास 12th जैक बोर्ड फाइनल एग्जाम 2022 अर्थशास्त्र का जो क्वेश्चन आर्ट्स विषय में आया था, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो इस बार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए साथ ही बेल आइकन जरूर दबा ले। और आर्ट्स में ये क्वेश्चन आया तो जरूरी है कि साइंस में भी आ सकता है, इसलिए इकोनॉमिक्स जो पढ़ना है, सिलेबस जो है वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए समान है, केवल क्वेश्चन अलग अलग आता है। तो यहाँ पर 2022 में आर्ट्स में क्वेश्चन आया था। ऑब्जेक्टिव का मैंने बता दिया है 2022 का, उसको आप लोग देख सकते हैं। ये सब्जेक्टिव प्रश्न का एग्जाम हुआ था। तो पहला क्वेश्चन आया था, अंतिम वस्तु क्या है। तो अंतिम वस्तु वे वस्तुएं होती है जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम रूप में प्रयोग होती है। उदाहरण के लिए बाइसिकल जो उपभोक्ता को बेचे जाते हैं, एक अंतिम वस्तु अथवा उपभोक्ता वस्तु है। जैसे मान लीजिए अगर गेहूं है, गेहूं से क्या बनेगा, आटा, आटा के बाद बनेगा रोटी, और रोटी के बाद क्या होगा, उपभोग कर लिया जाएगा। तो अंतिम वस्तु क्या हो जाएगा, रोटी हो जाएगा, और ये सभी क्या हो जाएंगे, मध्यवर्ती वस्तु हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हस्तांतरण आय क्या है। तो ऐसा कोई भुगतान जो किसी उत्पाद सेवा के लिए नहीं किया गया हो, हस्तांतरण कहलाता है। जैसे गिफ्ट, बुढ़ापा पेंशन या फिर छात्रवृत्ति, मतलब किसी तरह का काम नहीं किया गया है और उसके बदले उसको कोई भुगतान मिल रहा है बिना कोई सेवा दिए, तो वो हस्तांतरण आय कहलाएगा। मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है। तो विनिमय का माध्यम होता है। मुद्रा का पैसा का काम मुख्य रूप से क्या होता है, लेन देन के काम आता है, इसलिए हम लोग इसको विनिमय का माध्यम कहते हैं। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य यह है कि यह विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। इसका तात्पर्य यह है कि लोग मुद्रा की सहायता से वस्तुएं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। वस्तु के विक्रेता द्वारा मुद्रा प्राप्त की जाती है तथा वस्तु के क्रेता द्वारा मुद्रा का भुगतान किया जाता है। अगला है, अधिविकर्ष से आप क्या समझते हैं। तो अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट तब होता है जब बैंक खाते से उपलब्ध शेष राशि से अधिक निकासी हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ओवरड्रॉन मतलब अधिक निकासी किया हुआ कहा जाता है। कहने मतलब है, आपका खाता में 500 रुपया है और आपको 2000 का जरूरत है, तो बैंक आपके क्रेडिट के आधार पर 2000 रुपया आपको दे सकता है। तो एक्स्ट्रा जो आपका दे रहा है 1500 रुपया, वो क्या है, ओवरड्राफ्ट है या अधिविकर्ष है। स्वायत्त या स्वतंत्र निवेश क्या है। तो जो आय के स्तर, ब्याज दर और लाभ की दर में परिवर्तन और निर्भर नहीं है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। मतलब सरकार जो खर्च करती है उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जन कल्याण करना होता है। जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, रोड का निर्माण, तालाब का निर्माण, तो ये सभी स्वायत्त निवेश कहलाते हैं। कर क्या है। तो प्रोफेसर टेलर के शब्दों में वे अनिवार्य भुगतान जो सरकार को बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा में करदाता द्वारा दिए जाते कर है। भुगतान संतुलन को परिभाषित करें। तो प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी देश के भुगतान संतुलन उसके शेष विश्व के साथ एक समय की अवधि में किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण है, जबकि एक देश का व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में उसके आयातों और निर्यातों के बीच संभव है। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति को परिभाषित करें। तो ये फॉर्मूला है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का, MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको परिभाषा मतलब फॉर्मूला के आधार पर परिभाषा को भी याद रखेंगे। नीचे वाला जो है उसको आय में परिवर्तन कहेंगे, डेल्टा C जो है वो उपभोग में परिवर्तन। तो बोलेंगे आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पाद GNP के आकलन में किन पदों को अपवर्जित माना गया है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में समान निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के अतिरिक्त विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय तथा अस्थायी पूंजी के उपभोग का जोड़ है। इसमें निम्न कार्यों को अपवर्जित माना जाता है। कहने मतलब है, राष्ट्रीय आय की जब हम गणना कर रहे हैं तो किन किन चीज को हम लोग नहीं शामिल करेंगे, उसी चीज को पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा गैर कानूनी क्रियाओं से प्राप्त आय, जैसे जुआ नहीं शामिल होगा। काला धन या वह आय जो उत्पादकों के खातों में दिखाई नहीं जाती है। फिर है हस्तांतरण भुगतान, जैसे वृद्धा पेंशन। मौद्रिक लेन देनों से आय, जैसे शेयर तथा डिबेंचरों से। पुरानी किताबों का मूल्य। स्व उपभोग सेवाएं, जैसे डॉक्टर द्वारा अपनी पत्नी का इलाज। चूंकि ये सभी अनार्थिक क्रिया है तो यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। अगला है, व्यवसायिक बैंक तथा केंद्रीय बैंक में क्या अंतर है।
तो केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंक में निम्नलिखित अंतर है। पहला है कि किसी भी देश का केंद्रीय बैंक वह पूर्ण रूप से उस देश के सरकार का स्वामित्व होता है एवं केंद्रीय बैंक सरकार के दिशा निर्देशों पर कार्य करता है, जबकि व्यापारिक बैंक निजी स्वामित्व अथवा प्राइवेट बैंक या फिर सरकार की हिस्सेदारी वाला बैंक होता है, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, यूनाइटेड बैंक इत्यादि। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखना और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना होता है, जबकि दूसरी ओर व्यवसायिक बैंक का मुख्य उद्देश्य केवल मुनाफा बनाना होता है। केंद्रीय बैंक किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है जिसे अपने देश का नोट छापने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि यह अधिकार किसी भी व्यापारिक बैंक को नहीं होता है। किसी भी व्यापारिक बैंक में आम जनता आसानी से अपना अकाउंट ओपन करा सकता है, जबकि केंद्रीय बैंक में केवल बैंकों का खाता होता है। आम जनताओं का अकाउंट केंद्रीय बैंक में नहीं खोला जाता है। जनता को ऋण की आवश्यकता पड़ने पर, यहाँ पड़ने हो जाएगा, पड़ने पर व्यावसायिक बैंक ऋण उपलब्ध कराता है और यदि किसी व्यापारिक बैंक को कर्ज की आवश्यकता हो जाए तो केंद्रीय बैंक देता है। बैंकों का लाइसेंस जारी या रद्द या बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के काम केंद्रीय बैंक अपनी निगरानी में करता है, जबकि केंद्रीय बैंक का संचालन सरकार करता है। फिर है उपभोग तथा आय में क्या संबंध है। तो उपभोग तथा आय के स्तर में संबंध उपभोग फलन कहलाते हैं। उपभोग फलन बताता है कि उपभोग आय का फलन है, अथवा अन्य शब्दों में उपभोग आय के स्तर पर निर्भर करता है। इसे आगे बढ़ाते हुए ध्यान दो कि जब एक व्यक्ति अपनी साधन सेवाओं के लिए आय प्राप्त होती है तो वह समस्त आय को केवल उपभोग पर खर्च नहीं कर सकता है। यहाँ उपभोग जो है वो C है और आय है सो Y है और फलन आपका F है। तो बुशमैन के अनुसार उपभोग फलन यह बताता है कि उपभोक्ता आय के प्रत्येक संभव स्तर पर उपभोग पदार्थों पर कितना खर्च करना चाहेगा। उपभोग फलन कुल उपभोग व्यय तथा राष्ट्रीय आय के संबंधों को प्रकट करता है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है उपभोग तथा आय में क्या संबंध है, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक ही केवल दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। कहने मतलब उपभोग फलन बताता है कि उपभोग जो है वो आय पर निर्भर करता है, मतलब C बराबर फंक्शन ऑफ Y। मतलब आय बढ़ेगा तभी आपका उपभोग बढ़ेगा, आय नहीं रहेगा, इनकम नहीं रहेगा तो उपभोग भी नहीं हो पाएगा। अगला है निवेश गुणक को परिभाषित करें। तो निवेश गुणक को 1936 में J.M. केन्स ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक में दिया था। केन्स के अनुसार गुणक विनियोग में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। तो ये गुणक का फॉर्मूला है, विनियोग में परिवर्तन बट्टा आय में परिवर्तन का अनुपात जो है वो क्या है, गुणक है। तो गुणक को हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं डेल्टा Y बराबर K डेल्टा I। इसमें डेल्टा I जो है विनियोग में परिवर्तन है, डेल्टा Y आय में परिवर्तन और K आपका गुणक है। तो गुणक का फॉर्मूला है आपका K बराबर डेल्टा Y बट्टा डेल्टा I। गुणक जो है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, मतलब MPC पर निर्भर करता है और MPC का जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है, इसमें जैसे लिखा हुआ आप लोग लिख सकते हैं। MPC कहने मतलब है कि यदि MPC और गुणक जो है उसमें प्रत्यक्ष संबंध है, जबकि MPS और गुणक में विपरीत संबंध है। यहाँ MPS मतलब हो गया सीमांत बचत प्रवृत्ति, मतलब आय का वह भाग जो हम लोग उपभोग पर खर्च कर देंगे वो उपभोग फलन आ जाएगा, और अगर उसको हम बचा रहे हैं तो वो बचत फलन में चला जाएगा। तो उपभोग फलन के साथ गुणक का प्रत्यक्ष संबंध है, मतलब उपभोग फलन बढ़ रहा है मतलब गुणक बढ़ेगा, और बचत फलन के साथ विपरीत संबंध है। जब MPC शून्य होता है तो गुणक 1 होगा। इसी प्रकार यदि MPC 1 हो तो गुणक अनंत होगा। तो यहाँ पर बता दिए हैं कि MPC को अगर हम 0 मान रहे हैं तो गुणक का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो गुणक का ये फॉर्मूला है K बराबर 1 बट्टा 1 माइनस MPC। इसके ऊपर जो बताया है वो भी गुणक का ही फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला काम करता है। उसके बाद MPC को हम लोग क्या मान लिए हैं, 0 मान लिए। तो यहाँ पर इसका 0 बैठाएंगे, एक में 0 घटाएंगे, एक कट करके 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि यदि MPC शून्य रहेगा तो गुणक मेरा 1 रहेगा, और MPC 1 रहेगा तो गुणक मेरा अनंत रहेगा। अब है प्रत्यक्ष कर के क्या गुण है। तो जब किसी कर का करापात और करों का भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। मतलब जिस पर टैक्स लगाया गया है वही आदमी का टैक्स का भुगतान कर रहा है तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। प्रत्यक्ष करों के गुण निम्नलिखित है। पहला है न्यायपूर्ण। देखिए इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए, वीडियो लंबा होने लगता है। तो न्यायपूर्ण का डिटेल देख लिए। मितव्ययिता, उसके बाद तीसरा पॉइंट है निश्चितता,
फिर है लोचता, नागरिक चेतना, उत्पादकता और फिर समानता। अगला क्वेश्चन था अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है। तो अभी जस्ट ऊपर बताया अंतिम वस्तु क्या होगा, जैसे गेहूं, आटा, रोटी, तो रोटी अंतिम वस्तु हो जाएगा और गेहूं और आटा जो है वो मध्यवर्ती वस्तु होगा। तो ये क्वेश्चन आ गया कि दोनों में क्या अंतर है, तो यहाँ अंतर को मैंने बताया है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया, मतलब रोटी के बाद अब कुछ नहीं होगा, सीधे वो पेट में जाएगा, तो वो अंतिम वस्तु का मतलब उत्पादन की सभी सीमा को उसने पार कर लिया। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा में ही है, मतलब गेहूं से जब आटा बना तो आटा के बाद हम उसको रोटी भी बना सकते हैं, बिस्किट भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, तो ये उत्पादन रेखा में है, जबकि अंतिम वस्तु उत्पादन रेखा से पार हो गया। इसमें कोई मूल्य जोड़ शेष नहीं है, मतलब रोटी में जितना भी मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य है वो जुड़ा हुआ रहता है, उसमें अब कोई मूल्य नहीं जुड़ेगा, जबकि मध्यवर्ती वस्तु में मूल्य जोड़ना शेष रहता है। फिर है अंतिम उपभोग करने वालों, जिसमें उपभोक्ता तथा उत्पादक सम्मिलित होते हैं, के लिए तैयार होती है, जबकि अंतिम उपभोग करने के लिए ये अभी तैयार नहीं होती है, तो ये अंतर है। फिर है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए अंतिम वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया था, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की विधियों की व्याख्या करें। बहुत हिट क्वेश्चन है। तो किस प्रकार केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करता है, कहने मतलब पैसा का कंट्रोल कैसे करता है। यदि अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा चला जाएगा तो मुद्रास्फीति हो जाएगा, मतलब सामान का दाम बढ़ने लगेगा, कम पैसा जाएगा तो अपस्फीति हो जाएगा, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए केंद्रीय बैंक क्या करता है, मुद्रा को कंट्रोल करता है। तो क्या क्या विधि है कंट्रोल करने का, तो पहला है आरक्षित जमा कोष में परिवर्तन, इसका आप लोग डिटेल देख लीजिए। दूसरा है बैंक दर में परिवर्तन। तीसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। चौथा पॉइंट है सीमांत कटौती में परिवर्तन, और फिर है नैतिक दबाव। 16 है राष्ट्रीय आय गणना की मूल्य जोड़ विधि या मूल्य वृद्धि विधि भी कह सकते हैं की व्याख्या करें। तो इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है। मतलब प्रथम में क्या है, तो अर्थव्यवस्था सभी उत्पादों को गतिविधियों और 3 वर्गों में विभाजित किया गया है काम के आधार पर, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। फिर है दूसरे, फिर है सावधानियां, क्या क्या सावधानी रहेगा, तो स्व उपभोग के लिए उत्पादन जो होगा नहीं जुड़ेगा, पुरानी वस्तु की बिक्री का मूल्य नहीं जुड़ेगा, दलालों को पुरानी चीज़ों की खरीद नहीं जुड़ा, मध्यवर्ती वस्तु को नहीं जुड़ेगा, गृहिणी की सेवा जो है वो नहीं जुड़ेगा, मतलब अनार्थिक क्रिया जितना भी है वो इसमें नहीं जुड़ेगा। फिर है प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपायों की व्याख्या करें। तो भुगतान संतुलन मतलब होता है कि जब देश किसी दूसरे देश से लेन देन करता है तो इसका हिसाब किताब जो रखा जाता है तो वो भुगतान संतुलन कहलाता है। तो भुगतान संतुलन में दृश्य मदे और अदृश्य मदे दोनों का लेखा जोखा होता है। मतलब दृश्य हो गया जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे मशीन मंगाए तो उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर मंगाए तो उसकी सेवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो वो अदृश्य वस्तु हो गया। तो भुगतान संतुलन में हम लोग दृश्य और अदृश्य दोनों का लेन देन रखते हैं, ठीक है। यदि देनदारी ज़्यादा है और लेनदारी कम है तो भुगतान संतुलन क्या होगा, असंतुलित होगा। मतलब पैसा आपको देना ज़्यादा है और आमदनी आपका कम हो रहा है, लेना कम है, तो भुगतान असंतुलन हो जाएगा। तो कैसे हम लोग असंतुलन को ठीक करेंगे, उसी का उपाय पूछा जा रहा है। तो पहला है मुद्रा संकुचन, दूसरा है विनिमय ह्रास, तीसरा है आपका विनिमय नियंत्रण, चौथा है अवमूल्यन और पांचवा है अमौद्रिक उपाय। फिर है सार्वजनिक आय के विभिन्न साधनों की व्याख्या करें। मतलब सरकार को आय कहाँ कहाँ से होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कर आय, कर के द्वारा आय होता है, जिसमें 2 तरह के कर है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए वीडियो रोक के। फिर है गैर कर आय। गैर कर आय में क्या है, तो शुल्क अथवा फीस, मतलब शुल्क कहें मतलब रजिस्ट्रेशन कराया, कोर्ट फीस हो गया, स्कूल में ले जाने वाले या कॉलेज में ले जाने वाले फीस हो गया, या फिर किसी चालान काट दिया गाड़ी का, तो वो सभी शुल्क अथवा फीस हो जाएगा। लाइसेंस शुल्क,
जुर्माना एवं संपत्ति जब्त करना, तो ये सभी आय के स्रोत है। और विशेष निर्धारण है, सार्वजनिक उपक्रम है, उपहार एवं अनुदान है, महसूल है, सरकारी संपत्ति है, पत्र मुद्रा छापकर। फिर आर्थिक बजट तथा घाटे के बजट की व्याख्या करें। तो आर्थिक बजट के बारे में आप देख सकते हैं डिटेल। आर्थिक बजट मतलब हो गया आपका इनकम ज़्यादा हो गया और खर्च कम है, तो वो आर्थिक बजट हो जाएगा। घाटे का बजट मतलब होता है आपका आमदनी क्या है, कम है, और खर्च आपका ज़्यादा है, तो वो घाटे का बजट हो जाएगा। आपका कहने मतलब सरकार का। इसके क्या क्या लाभ हैं, तो लाभ को पहले बताया गया है और उसके बाद इसकी हानि की क्या क्या है, हानियाँ। तो ये 2021 टर्म 2 का क्वेश्चन पेपर है, और सॉरी 2022 टर्म 2 का क्वेश्चन पेपर है। उस समय 2 टर्म में एग्जाम लिया जा रहा था। टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैंने बता दिया है, इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट का लिंक। इकोनॉमिक्स के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।